हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं। आपके टीएस ग्रेवाल में 16 क्वेश्चंस आए, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 16th। इसके बाद हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है और जो हमने 14 और 15 किया था, तो बेटा यदि कभी भी आपको प्रैक्टिस करनी हो ना, तो आप ये 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन सबसे पहले करना। 16 नंबर का क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें जो ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, अच्छा एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूरा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसमें से ट्रांजेक्शन्स जरूर आ सकते हैं, इसलिए 16 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। एक बार आप जल्दी से क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर कैश से बैंक में अकाउंट खोला है, फिर पर्सनल कार बेचकर फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए हैं, बिल्डिंग फर्नीचर परचेस किया, राम से माल उधार खरीदा, कार्टेज का पेमेंट किया, शाम को उधार माल बेचा, टीनेंट रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टीनेंट। टीनेंट्स का मतलब होता है बेटा किराएदार, किराएदार से पैसा मिला, फिर किराएदार से हमने सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा किए, स्टेशनरी परचेस की, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, हमें कैश इंटरेस्ट में मिला, हमने फ्रेश कैपिटल लगाई बिजनेस में, और गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सारे ट्रांजैक्शंस को पढ़कर कितने ट्रांजैक्शंस एसेट्स में कौन कौन सी हेड खुलेंगी। तो सबसे पहले तो कैश, ये तो हमेशा आएगा। फिर हमने इसमें बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो कैश के साथ क्या आएगा, बैंक। दो, फिर तीसरा स्टॉक, माल जब भी खरीदेंगे, इस बार उधार है, बेचा भी है, तो डेटर्स। और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, उधार खरीदने के लिए। और एक नया हेड आएगा इस बार, सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, जब हम कहीं पर भी किराए से मकान लेने जाते हैं, तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो कुछ रुपए एज अ सिक्योरिटी में रखता है ना। वो पैसा जब आप खाली करेंगे मकान, तो लैंडलॉर्ड आपको वापस रिटर्न कर देंगे। आप अगर शॉप भी रेंट पे लेते हो या कोई भी सामान लेते हो, तो किराए पे, तो वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं। वो एक लायबिलिटी हुई, जब आप वो चीज फ्री करेंगे, खाली करेंगे, तो वो सिक्योरिटी आपको वापस रिटर्न करनी होगी, है ना। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी इनकम, हमें पैसे मिल गए ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ लिए हैं जब तक वो हमारा सामान का यूज करेगा। जैसे ही वो हमारा सामान यूज करके चला जाएगा या हमें वापस दे देगा, तो हमें अपनी सिक्योरिटी उसे वापस रिटर्न, वो उसकी सिक्योरिटी है, उसे वापस रिटर्न करनी होगी। ठीक है, जैसे बैंक में हम लोन लेने जाते हैं, तो हम कोई चीज गिरवी रखते हैं एज अ सिक्योरिटी रूप में, और जब हम लोन रिटर्न करते हैं तो वो हमें सिक्योरिटी वापस रिटर्न मिल जाती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक लायबिलिटी होगी, तो हम उसका अलग से एक हेड खोलेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और फिर कैपिटल। ये तो हमारी इक्वेशन हुई। इक्वेशन क्या बनती बेटा अपनी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और हमने कितने हेड खोले हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट और कैपिटल। क्वेश्चन लेंथी है, इसलिए एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, 2 बार में कंप्लीट होगा, है ना। चले, तो पहला ट्रांजैक्शन तो अब सबको आपको अच्छे से आने लग गया है, बिजनेस स्टार्टेड कैश। अब मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगी, आपको पूरा लिखना है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कितने रुपए से, 1,50,000। बैंक में, स्टॉक में अभी कुछ नहीं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट और कैपिटल। नेक्स्ट, ओपन
अ बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट ओपन किया तो आपके पास से पैसा गया कहाँ पर? बैंक में। तो कैश में से 25,000 रुपए कम हो जाएंगे और बैंक में 25,000 से अकाउंट ओपन हो जाएगा, है ना। हमारे पास से पैसे गए तो कैश में से माइनस और बैंक में आए तो बैंक में प्लस। बाकी जगह कोई इंपैक्ट हुआ क्या बेटा? नहीं, तो बाकी जगह 0। इधर अभी कोई फर्क नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ कैपिटल में लिखा ही नहीं हमने 150। बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश और कैपिटल, अभी 0। तो न्यू इक्वेशन क्या हुई हमारी? $125 प्लस 25,000 प्लस 0, क्रेडिटर्स में 0, सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये 1,50,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, ही सोल्ड हीज पर्सनल कार, उसने अपनी पर्सनल कार बेची एंड डिपॉजिट द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट, और बैंक में पैसे जमा कर दिए। ठीक है, तो बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो गया और उसने अपनी कौन सी कार बेची है? पर्सनल, और ये पैसा उसने फर्म के बैंक अकाउंट में, तो फर्म के अकाउंट में जमा हुए हैं। अब फर्म के पास यदि कैश में इंक्रीज हो या फर्म के बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो, अगर असेट्स इंक्रीज हुई है तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी प्लस 50,000। ध्यान ये रखना कि इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में हमने कैश, है ना, बैंक में जमा किया था तो कैश डिक्रीज हुआ था, हमने बिजनेस के पैसे को बैंक में डाला था तो बिजनेस में से कैश भी कम हुआ और बैंक का अकाउंट बढ़ा। इस बार हमने कैश को नहीं जमा किया है बल्कि हमारी पर्सनल एसेट्स को हमने बेचकर उस पैसे को फर्म में डाला है, तो फर्म का बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ और फर्म की कैपिटल भी इंक्रीज हुई 50,000। और बाकी जगह सोल्ड पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड मनी इनटू बैंक अकाउंट, पूरा लिखिएगा फर्म्स बैंक अकाउंट। बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं तो 0। फिर न्यू इक्वेशन, $1,25,000, ये हो गया हमारा 75 और क्रेडिटर्स में अभी कोई इंपैक्ट नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ नहीं, और ये हो गया हमारा 2 लाख। इस तरफ भी 2 लाख और इधर भी 2 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही परचेस्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। तो हमें बिल्डिंग एंड फर्नीचर का भी कॉलम बनाना था, तो मैं यहां लिख देती हूं डेटर्स के पास बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इसी में लिख देते हैं। अभी 0 था, अभी 0, अभी 0, अभी 0, है ना, ये हम लिखना भूल गए थे। बिल्डिंग और फर्नीचर हमने कितने का परचेस किया? 1 लाख का। तो 1 लाख का आपका, यहां लिखती हूं पहले मैं, परचेस्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। देखिए दोनों का अलग अलग अमाउंट नहीं दिया है, सिर्फ ये कहा है कि हमने बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख रुपए का खरीदा है ना, तो कैश में खरीदा होगा। तो बिल्डिंग और फर्नीचर का अमाउंट अलग अलग तो दिया नहीं है, साथ में उन्होंने कहा है कि हमने 1 लाख रुपए का बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदा है, तो नगद खरीदा
तो कैश में से 1,00,000 रुपए माइनस, बैंक में अभी कोई इम्पैक्ट नहीं, स्टॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं, डेटर्स में कोई इम्पैक्ट नहीं, और ये बिल्डिंग एंड फर्नीचर का हमने कॉलम बना लिया। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1,00,000 रुपए से हमारे पास क्या आ गया, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। कैश में से माइनस हो गया और असेट्स में इंक्रीज हो गया, तो इस तरफ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हम यदि कोई असेट्स परचेस करेंगे तो असेट्स इंक्रीज हो जाएगी और कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो नल इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं हुआ उस साइड। तो ये हो गया हमारे पास कैश 25,000, बैंक 75,000, स्टॉक, डेटर्स, अब हमारे पास आ गया है बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1,00,000 रुपए का। क्रेडिटर्स 0, सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी कोई फर्क नहीं हुआ, उस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, और कैपिटल 2,00,000। देखो प्लस करके देखो, दोनों साइड इक्वल चल रही है। नेक्स्ट, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने राम से उधार माल खरीदा 50,000 रुपए का। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अब उधार माल खरीदा है तो माल आया कितने का, 50,000 का। कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं, बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं, डेटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर। अब जब भी हम उधार माल खरीदते हैं तो हमें उन्हें बाद में पेमेंट करना है, तो जब उधार माल परचेस करते हैं तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, तो 50,000। न्यू इक्वेशन, $25,000, $75,000, $50,000, 0, 1,00,000, इधर 50,000 और ये 2,00,000। उधार माल खरीदा तो स्टॉक इंक्रीज और क्रेडिटर्स इंक्रीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही पेड कार्टेज। कार्टेज भाड़ा, हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं 500 रुपए के। कार्टेज पेड, कोई भी एक्सपेंसेस कीजिए, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, और बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जब भी कोई इनकम होती है तो कैश और कैपिटल दोनों बढ़ते हैं, और एक्सपेंसेस होगा, पेड वर्ड लिखा है, कोई सा भी एक्सपेंसेस तो कैश भी डिक्रीज और कैपिटल भी डिक्रीज। फिर से न्यू इक्वेशन क्या आई बेटा, $24,500, 25,000 में से 500 माइनस हुए, बाकी जगह एज इट इज हमें सारे अमाउंट लिख देने हैं। 0 + 1,00,000, ये 1,00,000 किसका है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। 50,000 और यहाँ पे 2,00,000 में से 500 जाएंगे तो 1,99,500। नेक्स्ट, ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000। ये हम कितनी बार कर चुके हैं, क्रेडिट सेल से। कौन सी सेल से बेटा, क्रेडिट। कितने का, 6,000 का कॉस्ट है और हमने बेचा है 9,000 रुपीज में। माल की कीमत कितनी है, 6,000, बेचा कितने में है, 9,000, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3,000। कितने का प्रॉफिट हुआ, 3,000। 6,000 का माल 9,000 में। अब 9,000 रुपए अभी मिलेंगे कि बाद में, बाद में, क्योंकि कैसा है, क्रेडिट सेल्स है, उधार बेचा है, तो डेटर्स जो अभी तक 0 चल रहे थे
उसमें 9,000 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 9,000 रुपए हमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9,000। और माल 6,000 रुपए से कम हो जाएगा। तो स्टॉक की वैल्यू 50,000 थी, उसमें से 6,000 रुपए स्टॉक कम हो जाएंगे। कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं, बैंक पर कोई इंपैक्ट नहीं। कितने का माल था? 6,000। स्टॉक में से कितने कम हुए? 6,000। कितने रुपए आएंगे? 9,000। अभी मिले हैं कि बाद में? बाद में। तो डेटर्स में कितने का प्रॉफिट? 3,000 कैपिटल में प्लस। बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है ये। तो न्यू इक्वेशन, हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें न्यू इक्वेशन लिखना है। 24,500, 75,000, 50 में से 6 गया, 44,000, 9,000 और 1 लाख। इस तरफ 50,000, 0 और 199 में 500, 9 और 3, 10, 11, 12, 2,02,500 है ना। नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? किराएदार से हमें किराया मिला। कितने रुपए? 1,000। कितने रुपए? 1,000। तो कैश इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज। बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं। अब आप इतना नोट डाउन करेंगे, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये अमाउंट मैं ऊपर फिर से लिखूंगी। तो न्यू इक्वेशन 24,500 में 1,000 और प्लस हुए तो 25,500, 75,000, 44,000, 9,000, 1 लाख, इधर 50,000, 0 और 2,02,500 में 2,03,500। ठीक है, इतना कंप्लीट करें, फिर हम इसके आगे के ट्रांजैक्शंस करेंगे। अब 9 ट्रांजैक्शन है। देखिए मैंने सारे अमाउंट ऊपर लिख दिए हैं। फिर से कैश हमारा कितना आ गया था बेटा? 25,500। बैंक में 75,000 थे, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, बिल्डिंग फर्नीचर के 1 लाख, क्रेडिटर्स 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट में अभी कुछ नहीं था, और कैपिटल थी 2,03,500। अब यहां पे बोला है 9 ट्रांजैक्शन कि हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला। कितने रुपए? 1,500 रुपए, है ना। अभी समझाया था मैंने कि सिक्योरिटी मिलने के बाद हमें वापस रिटर्न करना होता है। तो फिलहाल हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड हुआ है। तो 1,500 रुपए से मेरे पास कैश तो आया है, बट ये जो कैश है वो मुझे फिर से रिटर्न करना होगा। तो ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट करता है कि मुझे 1,500 रुपए फिर से रिटर्न करना होगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1,500 रुपए हमने लिखे हैं। कैपिटल में प्लस नहीं किया है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं रहेगा। जब भी वो रेंट पर से खाली करेगा मकान, तो हमें वो रिटर्न करना होगा। और कैपिटल अभी कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या ट्रांजैक्शन हुआ है बेटा? सिक्योरिटी डिपॉजिट में प्लस और कैश में। तो 25,500, 26 और ये 27,000। न्यू इक्वेशन क्या बनी? 27,000 प्लस 75,000, 44 का स्टॉक, डेटर्स के 9,000,
बिल्डिंग एंड फर्नीचर के 1 लाख, क्रेडिटर्स 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट के 1500 और कैपिटल के 2,03,500। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी कोई एसेट्स नहीं होती है, एक रेगुलर खर्चा है, तो हमने स्टेशनरी परचेज की। कितने रुपए से? 100 रुपीज से। तो 100 रुपए कैश में से भी कम हो जाएंगे और 100 रुपए कैपिटल में से भी कम हो जाएंगे। कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो कैश भी डिक्रीज और कैपिटल भी डिक्रीज, तो बाकी जगह सब 0। फिर से न्यू इक्वेशन बनी, 26,900, 75,000, 44,000, 9,000, 1 लाख, 50,000, 1500 और 2,03,500 में से 100 रुपए चले जाएंगे तो 2,03,400। बस 3 नेट ट्रांजैक्शंस और बचे हैं। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है पर्सनल 50,000। अब सबसे पहले तो देखिए, कैश तो आपके पास इतना है ही नहीं कि आप 50,000 के शेयर्स इन्वेस्ट करेंगे, है ना। और शेयर्स जब भी खरीदे जाते हैं तो डीमेट अकाउंट बैंक के थ्रू खरीदे जाते हैं। तो यहां पे इन्वेस्टेड इन शेयर्स, आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो कैश में से नहीं किया, बल्कि कहां से किया? बैंक के अमाउंट से। बैंक के थ्रू आपने शेयर्स परचेज किए होंगे, डीमेट अकाउंट। तो बैंक में जो 75,000 रुपीज थे उसमें से 50,000 रुपए चले गए। बाकी स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं, बिल्डिंग फर्नीचर एज इट इज है, क्रेडिटर एज इट इज है, सिक्योरिटी डिपॉजिट एज इट इज है, और 50,000 रुपए से कैपिटल क्या होगी? कम। कम क्यों होगी? क्योंकि हमने वो शेयर्स पर्सनल लिखा है वहां पे, है ना। तो हमने मतलब बैंक, फर्म का जो बैंक अकाउंट था, फर्म के पैसे से हमने पर्सनल यूज में पैसा लगा दिया, तो जो कैपिटल होगी वो डिक्रीज होगी। तो न्यू इक्वेशन, 26,900, 75 में से 50 गया 25,000, 44,000, 9,000 के डेटर्स, 50,000 प्लस 1,500 और 2,03,400 में से 50,000 जाएंगे। तो 2,03,400 में से 50,000 माइनस हुए, 1,53,400। वही है ड्राइंग, है ना। पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए तो कैश भी कम और कैपिटल भी कम। यहां इन्होंने जो पर्सनल यूज में से विड्रॉ किया है वो कैश की जगह बैंक के अकाउंट से किया, तो बैंक कम। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट। क्या मिला? इंटरेस्ट, इनकम। पैसे रिसीव्ड हुए इंटरेस्ट के थ्रू, कितने रुपए? 200। तो 200 रुपए से कैश इंक्रीज और 200 रुपए से कैपिटल इंक्रीज। बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं है। क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा सा, बट इसके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, है ना। फिर से न्यू इक्वेशन, 26,900 में 200 प्लस हुए 27,100, 25,000, 44,000, 9,000,
1,50,000, 1,500 और 1,53,600। अब आता है इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, बिजनेस में और पैसा लगाया। इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा लगाया, और पैसे की जरूरत हुई तो और लगाए 25,000 रुपए, तो कैश इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज। कितना पैसा लगाया? 25,000 रुपए। तो हमारा 27,100 में जो पहले से कैश था उसमें 25,000 रुपए और ऐड हो गए, तो 52,100 हमारे पास कैश हो गया। 25,000 रुपए बैंक में है, स्टॉक 44,000 है, डेटर्स 9,000, फर्नीचर एंड बिल्डिंग 50,000 का, क्रेडिटर सिक्योरिटी डिपॉजिट के 1,500 और 1,53,600 जो कैपिटल थी उसमें और प्लस हो गए 25,000, तो 1,78,600। लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माल आग से जल गया। कितने रुपए से? 500, तो 500 रुपए से स्टॉक में वैल्यू कम हो जाएगी और हमारा नुकसान है, लॉस है, तो 500 रुपए से कैपिटल भी कम हो जाएगी। जब भी हमें कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है तो कैपिटल कम होती है। माल आग से जल गया तो कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं, बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई और कैपिटल की वैल्यू कम हो गई। तो हमारा आंसर आया न्यू इक्वेशन। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 52,100 कैश, बैंक 25,000, 44,000 में से 500 जाएंगे तो 43,500, 9,000 और 1,50,000 प्लस 1,500 प्लस 1,78,100, 600 में से 500 जाएंगे 100। तो हमारा आंसर कितना आया? 50,000 प्लस 1,500 प्लस 1,78,100, 2,29,600। लाइबिलिटीज और असेट्स का 52,100, 25,000, 43,500, 9,000 और 1 लाख, 2,29,600। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। हम लाइबिलिटीज में ये लिखेंगे 61,500 और ये कैपिटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टीनेंट से पैसे मिले, कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला तो कैश इंक्रीज, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ लाइबिलिटी होता है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन अगले 2 वीडियोस में खत्म कर देंगे। फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।